हमने भूगोल को समझने की कोशिश की, ज्योग्राफी को समझने की कोशिश की। ज्योग्राफी में जो नंबर आता है पृथ्वी का आता है और वर्णन का आता है। इन दोनों का पृथ्वी और पृथ्वी का अध्ययन वर्णन जब हम करते हैं उसका संबंध भूगोल से है। यहाँ पर भूगोल की दो शाखाएं बताई गई हैं। एक है आपकी पहली वाली शाखा का नाम है, पहली शाखा का नाम क्या है जी? फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। यानी पृथ्वी और पृथ्वी पर उत्पन्न हुई भौतिक आकृतियां या प्राकृतिक आकृतियां, उनका स्वरूप और उसको जब हम वैज्ञानिक विधि के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, उन सब का संबंध भौतिक भूगोल से रखा जाता है। दूसरी शाखा का नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत वो पोर्शन रखा जाता है भूगोल का जिसमें मानवीय क्रियाकलाप संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलाप अपना रूप धारण करते हैं। मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से उस भौतिक पर्यावरण में फेरबदल करता है और नई आकृतियों का निर्माण करता है, नए पहलुओं का निर्माण करता है, और उन सब का अध्ययन जब हम करते हैं वो आपका मानव भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। आज हम ये महत्वपूर्ण जो शाखा है भूगोल की, इसी शाखा पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम मानव भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख या सर्वमान्य, जिसे लोगों ने प्रसिद्धि, जिसने लोगों की प्रसिद्धियां प्राप्त की हैं, वो काम जो किया है, सर्वमान्य रूप से जो कार्य किया गया है, वो किया गया है मानव भूगोल के संबंध में रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा। क्या नाम है जी? रिचर्ड हार्टसॉन नाम है, याद रखिएगा आप। और ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर्स थे। कौन थे ये? अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे उस समय में। कब की बात है ये? 1939 में। कब? 1939 में इन्होंने एक किताब का नाम दिया था, वो था द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति से संबंधित जो नाम दिया था वो किसके ऊपर डिपेंड थी? वो थी क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में, क्षेत्रीय विज्ञान के ऊपर निर्भर थी वो। और इसे अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो कोलॉजिकल साइंस कहा जाएगा। कोलॉजिकल साइंस के रूप में थी, जिसके अंतर्गत भूगोल को प्रस्तुत किया गया था। जिसको क्या था? भूगोल को प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में भूगोल को प्रस्तुत किया गया था। ये आपका जो कोलॉजिकल साइंस है, ये जो एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कंपटीशन में, वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या है, इसी का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया इन्होंने। इसी का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। कब? 1939 के 20 साल बाद। 1939 के 20 साल बाद कब किया जी? 1959 में। 1959 में जो किताब आप इनकी आई वो आई पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये किताब इन्होंने दी, ये किताब इन्होंने लिखी। इस किताब के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई मानव भूगोल की, भूगोल पृथ्वी की सतह की, भूगोल पृथ्वी की, भूगोल जो है हमारा जो ज्योग्राफी है वो क्या करता है? पृथ्वी, भूमि, मिट्टी, चट्टान सब मिलकर जो पृथ्वी है, हमारी धरती जो है, पृथ्वी की सतह की, पृथ्वी की ऊपरी परत जो है, सतह की विविधताओं, विविधताएं किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विविधताओं के सही क्रमबद्ध, सही मतलब जो एक्यूरेट सिस्टमैटिक विवरण, लॉजिकली डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया, उसकी व्याख्या की गई। हार्टसॉन के द्वारा 1959 में एक किताब प्रस्तुत की गई जिसका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत इन्होंने जो परिभाषा दी
उस परिभाषा के तहत इन्होंने कहा कि भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं का क्रमबद्ध, सही क्रमबद्ध और तार्किक विवरण प्रस्तुत करता है। इस वजह से हार्टसोन को ही सर्वमान्य भूगोलवेत्ता के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कोलॉजिकल साइंस के रूप में भूगोल की प्रस्तुति दी थी। अब इसके अंतर्गत इन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता को बताया, क्षेत्रीय भिन्नता पर चर्चा की, वो करेंगे। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, क्या लिखा है? मानव भूगोल का जनक, यानी एक ऐसा भूगोलवेत्ता जिसे मानव भूगोल का जनक या पिता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अब थोड़ा उस चीज को समझ लेते हैं। एक जो ये नाम दिया गया है यहाँ पर, ये है फ्रेडरिक रेटजल। क्या नाम है जी? फ्रेडरिक रेटजल। ये एक जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। क्या हम थे? जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। जर्मन यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है। तो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये कब लिखी थी? ये लिखी थी 1882 में। अब ये चीज समझिए कि मानव भूगोल का पिता के रूप में जो फ्रेडरिक रेटजल है उसे माना गया। उसने किताब लिख दी अपनी 1882 में, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और जबकि 1939 के आसपास, 1959 के आसपास जाकर मानव भूगोल के क्षेत्र में सर्वमान्य जो तर्क मिले वो हार्टसोन के द्वारा मिले। वो किसके द्वारा मिले? हार्टसोन के द्वारा मिले, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जब 1882 में लिखी गई, इस किताब के माध्यम से, इस किताब का जब हिंदी में नाम देखेंगे आप, इसका जब हिंदी में मतलब निकालेंगे तो इसका हिंदी में मतलब निकलता है मानव भूगोल, या इसे एंथ्रोपोजियोग्राफी कह सकते हैं या मानव भूगोल कह सकते हैं। और इसे जब मीनिंग के रूप में देखेंगे हम, तो इसका जो नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी का जो नाम है, मानव भूगोल का जो नाम है, उसके अंतर्गत, उसके अंदरूनी क्षेत्र में जो नाम है वो है नर विज्ञान, जिसे नर विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस किताब में जो चर्चा की गई है वो मानव और पर्यावरण के संबंध का, जो मानव का और पर्यावरण का संबंध होता है उसमें वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं, उनके संबंध में वैज्ञानिक तर्क दिए गए हैं, जिसका सीधा संबंध नियतिवाद से संबंधित है। जिसका सीधा संबंध किससे है? नियतिवाद या निश्चयवाद, एनवायरमेंटलिज्म जिसे कहते हैं, उससे संबंधित है। इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी मानव, कोई भी प्राणी जो इस वातावरण में उपस्थित है उस पर प्रकृति का पूर्ण अधिकार होता है, वो पूर्ण रूप से प्रकृति के कंट्रोल में होता है। ये चीज का तर्क इस विचारधारा के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। इनकी एक शिष्या थी, इनकी शिष्या का नाम क्या था? एलन चर्चिल सैंपल। क्या नाम था? एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1911 में। कब लिखी गई थी? 1911 में लिखी गई थी। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इन्होंने जो परिभाषा दी वो क्या कही? उन्होंने कहा मनुष्य भौतिक पर्यावरण का ही उत्पाद है, यानी मनुष्य जो है उसका जन्म हुआ है का ही उत्पाद है, और मानव सभ्यता, जो ह्यूमन की सिविलाइजेशन है और जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उन सब पर भौतिक परिस्थितियों का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है।
यानी भौतिक परिस्थितियां जो होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, निश्चयवादी जो होते हैं, उसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और प्रकृति को ये ऐसा बताया गया है कि कोई भी काम अगर होगा उस पर किसका कंट्रोल होगा, प्रकृति का। हम जो भी गॉड का नाम दिया जाता, जब हम अध्ययन के रूप में देखेंगे वहां पर उसको प्रकृति का नाम दिया जाता है। क्या लिखा गया, आधुनिक मानव भूगोल का जनक। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है, वो कहा गया है पॉल विडार डी ले प्लास। ये कहाँ के थे जी, ये फ्रांस के थे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये संभववाद के प्रेरणादायक थे। इन्होंने संभववाद विचारधारा पर जोर दिया। इन्होंने एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमने। ये 1922 में प्रकाशित हुई और ये हुई है इनके मरणोपरांत, इनके मरने के पश्चात। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किस पर विचार दिए, मनुष्य तथा वातावरण पर। और एक रेड जेल का जब हमने नाम लिया था, रेड जेल का, उसने भी किस पर विचार दिए थे, मनुष्य तथा वातावरण पर। रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है और आधुनिक मानव भूगोल का जनक विडाल डे ब्लास को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पर रेड जेल ने जो बात की है वो प्रकृति को सर्वोपरि माना है, और यहाँ पर जो विडाल डी ब्लास ने बात की है उसने प्रकृति को सर्वोपरि न मानकर ये बताया है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उस प्रकृति में अपनी आवश्यकता के अनुसार उस प्रकृति को, पर्यावरण का उपयोग, प्रकृति का उपयोग कर सकता है। मतलब जब उपयोग करेगा तो परिवर्तन आएंगे। कैसे, वो कहता है इन्होंने पर्यावरण तथा मनुष्य को सीमित करने की बजाय, रेडजन ने क्या कहता, मनुष्य को सीमित कर दिया कि कुछ नहीं कर सकता, इस पर किसका अधिकार है, केवल प्रकृति का है। यहाँ पर जो ब्लास ने कहा कि वो उसने सीमित करने की बजाय मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण का उपयोग करने में सक्षम बताया। जैसे जब जब परेशानियां खड़ी होती हैं तब तब मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। तो ये विचारधाराओं के आधार पर हम मानव भूगोल को समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आज की दृढ़ता प्राप्त कराएगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे अपनी और किसी वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।